नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर पंड्या, कॉर्पोरेट ट्रेनर, एजुकेटर, मोटिवेटर एंड सक्सेस कोच, एक बार फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाला हूं, एक ऐसे युवा से करवाने वाला हूं जिसने अपनी हिम्मत से, अपने इरादों से उन सारी चीज़ों को झुठला दिया है जिसके बारे में अलग अलग भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि रोज़गार नहीं है, युवा बहुत परेशान हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं वंदित मलिक। वंदित से बात करने से पहले थोड़ा इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 12th के बाद एक एग्ज़ाम आइलेट्स और टोइफिल की तैयारी करी, सेट की तैयारी करी, यूएस गए, वहाँ पे इंजीनियरिंग में इन्होंने दाखिला लिया और इंजीनियरिंग करते के साथ साथ ये वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने लगे और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी और वो चीज़ें सीख कर अपने देश वापस आए और यहाँ पर इन्होंने उसका एक छोटा सा एक आउटलेट शुरू किया, बिजनेस शुरू किया और साल भर में देखते देखते उनकी वही कंपनी का आज मार्केट वैल्यू जो है 1 करोड़ के आसपास पहुँच गया। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 करोड़ के आसपास। और जो कॉन्सेप्ट था उनका और किस तरह से उनकी जर्नी हुई और कैसे ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया और क्या उनकी आगे फ्यूचर प्लानिंग है और किस तरीके से वो आने वाले समय में युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनसे बातचीत की। तो मेरे साथ मौजूद हैं वंदित मलिक। वंदित, बहुत अच्छा लगा आपकी सक्सेस को देखकर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा वंदित कि ये शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया कि 12th के बाद मुझे यूएस जाना है आगे की पढ़ाई के लिए, और परिवार का क्या सपोर्ट था, और क्या लगता है आपको कि ये जो जर्नी रही आपकी पूरी, इसमें इसका जो कहना चाहिए जो मोटिवेशन या इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला? सर, मैं रहने वाला हूँ कटनी का। कटनी एक बहुत छोटा सा टाउन है, भोपाल से 380 किलोमीटर्स। तो भोपाल तो मैं आया था जो भीड़ चाल करने आती है, जैसे JEE एडवांस और मेंस। ओके। उसके बाद जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी JEE की, मैंने 6 महीने पढ़ा। ओके। मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट मेड फॉर JEE, क्योंकि पहली बात तो रिजर्वेशंस है। उसके बाद इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए नहीं था वो। और बाकी जो और कॉलेजेस हैं, बेसिकली पढ़ाई से मुझे कभी भी इतना वो था नहीं कि मुझे पढ़ाई करना है। कभी मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट आया नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट करना था। जो भीड़ करती है वो नहीं करना था कभी। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने देखा कि भीड़ जो है वो यही कर रही है। अगर उसने बायो लिया है तो वो नीट का एग्ज़ाम देगी, और अगर उसने साइंस लिया है तो वो JEE एग्ज़ाम देगी। भीड़ यही कर रही थी। तो फिर मैंने ऑप्शंस डिस्कवर करना स्टार्ट किया। जो मेरे इंस्पिरेशंस हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, उनके बारे में पढ़ना चालू किया तो समझ में आया कि सबका एक ही कॉमन थिंग है, दैट इज़ USA, अमेरिका। उसके बाद रिसर्च करना चालू है कि वहाँ जाना कैसे है, वहाँ करना कैसे है। उसके बाद मैंने सेट और IELTS की कोचिंग स्टार्ट करी। बहुत बढ़िया। और मैं फिर US गया। और अगर सपोर्ट की बात करें तो हाँ, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैं उनको जो बोलता हूँ कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है, वो सपोर्ट करते हैं कि इट्स योर डिसीजन, व्हाट यू वांट टू डू, जस्ट डू इट। हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है। बहुत बढ़िया। तो अब जब यूएस गए आपने, तो आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया वहाँ पे, हाँ जी। और कंप्यूटर साइंस में आपने एडमिशन लिया, तो कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? आप जब उतरे वहाँ पे, पहले दिन कॉलेज गए, तो क्या आपके दिमाग में आया कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, मुझे किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे लेकर जाना है? और फिर आपने देखा कि आपके यूएस जाने के 1 साल बाद एक पैंडेमिक आया, एक ऐसी सिचुएशन आई जिसने काफ़ी लोगों को डिस्टर्ब किया, इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया। तो उस पूरी विपरीत परिस्थितियों में, उस पूरी एडवर्स कंडीशन में कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि चलो मुझे खुद का एक बिजनेस चालू करना है? सर, तो क्या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमने लोन लिया था जाने के लिए यूएस। तो फादर ने लोन लिया, तो मेरे मन में था कि वहाँ रहना और जो खाने का खर्चा मुझे वो खुद ही निकालना है, वो मैं घर से नहीं लूँगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि फीस ही इतनी ज़्यादा है। और सैन फ्रांसिस्को में था, एंड सैन फ्रांसिस्को इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन USA। वहाँ का रेंटल ही 3 बेडरूम हॉल का $5,000 है, तो 3.5 लाख के आसपास होता है। जी। पर मंथ जी। तो अब पूरा घर तो मैं ले सकता नहीं हूँ। एक प्राइवेट रूम भी मैं लूंगा, उसका 1-1.5 लाख रुपए सिर्फ रेंट है। रहने खाने का खर्चा अलग, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस अलग था। जी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से रिसर्च करके लिविंग रूम में एक छोटा सा स्पेस अपने लिए बुक किया, जो मेरा रेंट आया था अराउंड $500 अ मंथ, वो 35-40 हज़ार रुपए का होता है। ठीक है। जाते ही पहला महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाते ही 3 दिन बाद मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया था। ओहो। मेरा बैकपैक चोरी हो गया। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस रहा आपको कि आपका एक बैग चोरी हो गया? मेरा बैकपैक चोरी हो गया था बस से, जिसमें मेरा पासपोर्ट रखा हुआ। ओहो। और मेरा ओरिएंटेशन यूनिवर्सिटी की हुई भी नहीं थी, मेरा पासपोर्ट चोरी हो गया। अरे। उस टाइम मैं पार्ट टाइम ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ जा रहा था। और मुझे लगा था कि आइडेंटिटी मेरे पास हमेशा रहे तो मैं सेफ रहूंगा, क्योंकि लोगों ने बहुत डराया था कि यूएस में
आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इफ यू आर ब्राउन स्किन, पर ऐसा कुछ नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल। जहाँ मैं हूँ वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जी जी। ये एक मिथ है बेसिकली, कि मिथ है ये, लोगों का एक परसेप्शन है कि वहाँ पे हाँ डिस्क्रिमिनेशन है और काले रंग भेद है और इस तरह की कोई बात आपको वहाँ पे नहीं लगी। बे एरिया में तो नहीं है जहाँ मैं बिल्कुल, रहता हूँ, चलिए, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क जो बे एरियाज हैं उधर पे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जी जी। तो मेरा पासपोर्ट गुम गया, तो एक हफ्ता तो मैं बिल्कुल परेशान, मुझे पता नहीं करना क्या है, अब क्या करूँ, आइडेंटिटी नहीं है। इंडियन एम्बेसी गया, बहुत चक्कर मारे, पुलिस स्टेशन गया, पुलिस रिपोर्ट लिखाई, बहुत सारे मुश्किल से 1 महीने बाद नया पासपोर्ट बन के आया मेरे पास। तो उसमें वीज़ा का स्टैंप नहीं आया, क्योंकि वीज़ा का स्टैंप वो पुराने वाले पासपोर्ट में था। तो जब मैं इंडिया आया था मैंने दोबारा वीज़ा इंटरव्यू दिया था, दोबारा नया स्टैंप लगा था, तो मैंने बेसिकली 2 वीज़ा इंटरव्यू दिए। अच्छा, ओके। पर अब अगर पार्ट टाइम पे आए तो जिस दिन मेरा पासपोर्ट गुमा उसी दिन मुझे पार्ट टाइम मिल गई थी। तो 9th of August को मैं लैंड किया था 2018 में, और 12th of August को मेरे पास जॉब थी, और मैं अच्छा खासा महीने का 1-2 लाख रुपए कमाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। बहुत बड़ा पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम किस तरह का पार्ट टाइम जॉब करते थे आप वहाँ पे? जो पहला जॉब मैंने पार्ट टाइम लिया था, मैं हफ्ते में 50 घंटे काम करता था विद स्टडीज। अच्छा, लीगली तो 20 घंटे अलाउड है? लीगली 20 घंटे अलाउड है, तो 20 घंटे तो मैं करता ही था लीगली। सैटरडे संडे के लिए कुछ? सैटरडे संडे और वीकेंड जो भी जब भी मुझे वो बुलाते थे तो 30 आवर्स में एक्स्ट्रा करते थे। जी जी। क्योंकि लिविंग निकालना मुश्किल, अगर 20 घंटे काम करो तो सिर्फ लिविंग ही निकलेगी। ओके, कुछ बचा नहीं पाऊंगा। फीस के लिए भी आपका इरादा था कि फीस भी ना लेनी पड़े अगले सेमेस्टर की? टू बी ऑनेस्ट फीस का तो था कि फीस मेरे लोन से आ रही है, तो मुझे वो परेशान नहीं करना था। पर जो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा था वो मुझे कुछ, अगर मुझे कभी आइडिया स्ट्राइक करता है कि कुछ नया बिजनेस या कुछ, क्योंकि हमेशा से मेरा मन था मुझे कुछ खुद का करना है। जी जी। क्योंकि आई एम नॉट मेड फॉर वर्किंग, मैं जॉब करने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे मालूम था। जॉब देने के लिए बनाऊं, जॉब देने के लिए बनाऊं। जी, प्लान था कुछ नया था, हमेशा से मेरा प्लान था। मेरा कुछ नया आइडिया स्ट्राइक करता है तो उसके लिए अपने पास हमेशा फंड्स रहने चाहिए। सही बात। तो 2018 से मैंने अर्निंग चालू करी, मैं थोड़ा थोड़ा रोज जोड़ता था। फिर मुझे समझ में आया कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है कि अगर पैसा रखा हुआ है तो वो कम ही हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। सही बात है। फिर मैंने इन्वेस्टिंग चालू करी, मैंने क्रिप्टो स्टडी किया, क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग चालू करी, उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। मैंने इंडिया जब मैं आया मैंने स्टॉक्स चालू किया, शेयर मार्केट चालू किया। तो धीरे धीरे अब मैंने जो भी पैसा बचता है सबको मैं इन्वेस्ट कर देता पूरा। सेविंग्स अकाउंट में आप देखेंगे तो मेरे पास करंट अकाउंट में $100 होंगे पर अगर आप देखेंगे मेरे सारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लिए आपने, अलग अलग डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट आपने किया, जो एक मैनेजमेंट की स्किल होती है। अगर इन्फ्लेशन 9% से है तो मेरा जो मनी है वो 20% से बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया। बेसिकली मैं 11% प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, बहुत टाइम के साथ। तो ये प्लानिंग थी 2000। हाँ, तो मेरा पहला जॉब था वो था पिज्जा स्टोर पर। अच्छा। तो दैट वाज अ पिज्जा स्टोर एंड अ इंडियन रेस्टोरेंट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पे बेसिकली अब अवन में काम होता है, अवन जो अंदर हीट होता है वो 400-500 सेल्सियस में हीट होता है अवन। तो उसके अंदर हाथ डालना ही इतना, जब मैं फर्स्ट टाइम, मैंने कहीं जॉब नहीं किया था, मेरा पहला जॉब था, तो अंदर जब मैंने पहली बार हाथ डाला तो आपको ग्लव्स पहनना पड़ता कुछ भी पकड़ने के लिए। तो मुझे ग्लव्स का अभी इतना आदत पड़ी नहीं थी, तो मैंने हाथ डाला और मैंने वो पैन को सीधा अपने हाथ से पकड़ लिया, मेरा पूरा हाथ जल गया मेरे पहले दिन। तो अब उन्होंने बोला तुम नहीं कर पाओगे काम। मैंने कहा नहीं, आई कैन डू इट, मुझे और टाइम दो। तो वो उसको स्प्रे लगाया, मैंने पट्टी बांध दी, मैंने उसी दिन काम चालू किया। बहुत बढ़िया। फिर पहले पिज़्ज़ा बनाना सीखा, वहाँ के सारे काम सीखे। इटालियन फूड था, कॉन्टिनेंटल फूड था वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने यहाँ सीखा तो मुझे कैशियर सिखाया था, मैं कैशियर का काम सारा सीखा मैंने। फ़ोन पे ऑर्डर्स लेना, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना, वॉक इन ऑर्डर्स लेना, डाइनिंग में जाके आपको सर्व करना फूड, टेबल क्लीन करना। जब ये सारे काम सीख लिया तब मुझे किचन का काम सिखाया। किचन में पीछे तंदूर था, इंडियन फूड के, तंदूर में नान लगाना, टिक्का बनाना, सारे काम मुझे आते हैं, मैं सारे काम सीखे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो वो सीखते सीखते ऐसे फूड में इंटरेस्ट आया। फिर जब भी घर वापस जाता था तो मैं खुद का कुछ भी R&D करता था। जैसे वीकेंड में मैंने पूरे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी ली रखी थी कि एक दिन ना क्लास होगी ना मेरा काम होगा। ये मैंने किया था 2018 के सेकंड सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। हफ्ते के 7 दिन या तो काम किया, पढ़ाई करी, मेरे खुद के मुझे टाइम नहीं मिला था। बहुत बढ़िया। तब मैंने एक दिन निकालना चालू किया, तो एक दिन निकालने के बाद मैं उसी दिन से कुक करता था अपने खुद के लिए। क्योंकि रोज तो कुक कर सकते नहीं, बाहरी खाना होता तो उस दिन मैं कुक करता था। तो रोज कुक करते करते कुछ नया ट्राई करता था मैं। तो मैंने एक बार गार्लिक ब्रेड बनाई थी अपने घर में। तो गार्लिक ब्रेड का जो मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो हमारा गार्लिक स्प्रेड है। जो हम कोई ब्रेड पे लगाएंगे बट हम गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। अच्छा। तो वो स्प्रेड को हमने बनाया था। अच्छा। उस स्प्रेड को मैंने बनाया था बैठ के, उसको थोड़ा सा इंडियन टेस्ट दिया था वहाँ पे। मैंने उसको प्लेन गार्लिक ब्रेड विद चीज़ बनाया, मैं सबको बोला, सबको बहुत पसंद आया। तो मैं हर वीकेंड उसमें वेरिएशंस करने लगा उस गार्लिक ब्रेड के ऊपर, एक्सपेरिमेंट करे, कभी सॉस लगाया, कभी कुछ टॉपिंग्स डाल दी।
उसके अलग अलग वेरिएशन बनाए, मतलब मैंने नहीं हो तो हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ गार्लिक ब्रेड्स बनाई थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सबको खिलाया था अपने पूरे अपार्टमेंट में, अपने सारे दोस्तों को, सबको पसंद आया था। तो जब मैं 2019 जनवरी में वापस आया था इंडिया, 2020 जनवरी में वापस आया, जब ये पूरा कोविड का पूरा सिचुएशन चल रहा था, और स्टार्ट हुआ नहीं था। अच्छा। स्टार्ट वो मार्च में एकदम से लॉकडाउन का डिक्लेयर हुआ था, तब तक मैं जनवरी आया था, बिल्कुल सब नॉर्मल छुट्टियां होती हैं जी। तो वहां पे मैंने रिसर्च करी कि मुझे कोई पार्टनर चाहिए साथ में, क्योंकि आई एम गुड इन रेसिपीज, पर उसको एक्सपैंड करने के लिए मुझे कोई चाहिए कि अकेले बस का काम नहीं है। कि मेरा प्लान था कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, क्योंकि मैं इंस्पायर था, ऐसे मैकडोनल्ड्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर इनने पूरी कंपनी बनाई है। या तो बर्गर हो गया, वो पिज्जा हो गया, टाको बेल ने टाकोस के ऊपर बनाया, केएफसी ने चिकन के ऊपर बनाया, मतलब इनकी यूएसपी है ये बिल्कुल। गार्लिक ब्रेड हमेशा साइड ऑर्डर रह गया, या तो पास्ता के साथ मिल जाएगा या वो पिज्जा के साथ मिलेगा। सही बात, अभी मेन कोर्स नहीं आया। हाँ, या फिर वो वेज हमस एक डिश है उसके साथ मिल जाएगा। तो मेरा प्लान हुआ कि क्यों ना कि इसको ही एक मेन डिश, एक मेन कोर्स बनाया जाए। कि गार्लिक ब्रेड पर्सनली मुझे बहुत पसंद थी, पर ऑप्शंस मिलते ही नहीं थे। जो भी खाओ तो आपको सिर्फ प्लेन मिलेगा या चीज मिलेगा, और बहुत अच्छा स्टफ मिल जाएगा। तो फिर इस पे मेरे रेसिपीज थी। तरह भोपाल आया, मैंने लोगों से टाइप किया, मिला, और हमने फरवरी में कंपनी रजिस्टर करा दी, प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और क्या नाम है कंपनी का आपके? गार्लिक ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड। गार्लिक ब्रेड प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बढ़िया। और पहला आउटलेट आपका? पहला आउटलेट मैंने भोपाल में खोला, बिटन मार्केट में। ओके। तो भोपाल में मेरा आउटलेट मार्च में ओपन हो रहा था, जब मैं यूएस पे था। ओके। प्लानिंग थी कि ओपन हो जाएगा, क्योंकि जितना ही मैंने कमाया था, जो भी सेविंग्स करी, जो भी इन्वेस्टमेंट थी, वो सारा मैंने निकाल के यूज किया। मैंने घर से रुपये भी नहीं मांगे थे। बहुत बढ़िया। तो पर मार्च में लॉकडाउन लग गया, चीज़ें डिले हो गई, और मैं वापस इंडिया आ गया। ओके। उसके बाद जब मैं इंडिया आया तो हमारे ग्रोथ की स्पीड बढ़ी। अब बहुत लोगों ने बोला कि अब इट्स नॉट द राइट टाइम टू ओपन, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, तो आप टाइम वेस्ट ना करें, उसको बाद में ओपन करो, बाद में। पर हमने ये सोचा कि इस टाइम पे सब लोग अपना घर छोड़ के, दुकान छोड़ के भाग रहे हैं, सब लोग अपने बिजनेस बंद कर रहे हैं, महामारी है कि लोग भाग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो ये सही टाइम है मार्केट में आने का। जब मार्केट नीचे होता है, सब लोग छोड़ते हैं, तो जो अंदर आता है मार्केट उठने के बाद, वो सस्टेनेबल रहता है। ऐसा हमारा प्लान था। तो हमने, जब लोग सब बंद कर रहे थे, तब हमने नया आउटलेट अपना डाला था, बिटन मार्केट, जो हमारा पहला आउटलेट। एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे, इतना अफोर्ड नहीं कर रहे, तो किचन में मैं ही गार्लिक ब्रेड मैंने बनाई है 2 महीने। बहुत बढ़िया। खुद ही 2 महीने मैंने ही बनाया है पीछे। और जो कैशियर थे, वो जो मेरे पार्टनर है गर्वित अग्रवाल, वो थे कैशियर, और मैं पीछे कुक करता था। ओके। तो हम लोगों ने 2 महीने स्टोर चलाया है। थोड़े प्रॉफिट आने के बाद हमने एम्प्लॉयज रखे, फिर हमने फोकस किया कि अब नए आउटलेट्स में फोकस करते हैं। तो डीबी मॉल का हमारा सेकंड आउटलेट था। ओके। जो डीबी मॉल के वाइस प्रेसिडेंट है, वो स्टोर पे उन्होंने विजिट किया, तो उन्होंने खाया था स्टोर, और उन्होंने ऑफर किया था कि क्या तुम लोग को डीबी मॉल में खोलना है क्या? तो ऑब्वियसली हमारा आंसर यस ही था, क्योंकि डीबी मॉल एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप ब्रांड, सारे बड़े बड़े ब्रांड्स ही हैं। बिल्कुल। और वहाँ ऑर्डिनरी ब्रांड्स को, या मतलब जो बहुत प्रोमिनेंट ब्रांड नहीं है, उनको जगह नहीं मिलती है वहाँ पे। उनको ट्रीट ही नहीं किया जाता। उनको ट्रीट ही नहीं किया जाता, बिल्कुल। तो जब उनने हमारा SOPs देखी, हमारा ब्रांड प्रोफाइल देखी, हमारे आगे फ्यूचर प्लान्स देखे, हमारे कॉन्सेप्ट देखे, हमारे मेन्यू देखा, तो उनको लगा कि भाई ये स्टोर डीबी मॉल के अंदर आ सकता है जी। तो हमारा सेकंड स्टोर डीबी मॉल में हमने नवंबर में ही खोल दिया। अच्छा, नवंबर में? 4 या 5 महीने बाद? 4-5 महीने के अंदर हमारा दूसरा स्टोर डीबी मॉल में खोला। बहुत बढ़िया। फिर हमको फ्रेंचाइजी के बहुत सारे कॉल्स आने लगे सब, पर हमने फ्रेंचाइजी रोकी, क्योंकि हमको अभी अपना ब्रांड को स्टेबल करना था। तो फिर हमने अपने और ब्रांचेस खोली भोपाल के अंदर ही। फिर हमारी फर्स्ट फ्रेंचाइजी हमने इंदौर में दी। अच्छा, इंदौर में भी आपका एक आउटलेट है? हमारी दूसरी फ्रेंचाइजी अभी दिल्ली में लाजपत नगर में है। अरे वाह, क्या बात। तो हमारे टोटल इन ऑल 7 आउटलेट्स हो गए हैं आज। पूरे इंडिया में 7 आउटलेट्स। और यूएस में भी कुछ आउटलेट्स हैं आपके? यूएस में मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा दिया अपना। अच्छा, और अभी वहाँ पे प्लान है आउटलेट्स लगाने का? कैलिफोर्निया में, न्यूजीलैंड में मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी आपके लिंक्स हैं, तो वहाँ पे भी आप। हाँ जी। तो एक, अगर पैंडेमिक नहीं होता तो हैमिल्टन न्यूजीलैंड में एक स्टोर अभी तक आ चुका होता, और एक ऑकलैंड में आ चुका होता। अच्छा, ऑकलैंड में भी आ चुका। पैंडेमिक की वजह से हमारा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ डिले हो रही है। पर फॉर श्योर जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन ठीक होती है, तो वहाँ पे स्टोर आना ही आना है। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक एम्प्लॉयमेंट दे चुके हैं आप अपने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से, और ये जो आपने कंपनी रजिस्टर की है, तो कितने लोग अभी काम कर रहे हैं आपके यहाँ? अभी सर मेरे अंडर काम कर रहे हैं अराउंड 25 to 30 एम्प्लॉयज, और हम लोग और हायरिंग कर रहे हैं एवरी डे। ओके। मतलब अभी ये है कि मेरे पास 10 जगह और खाली है। ओके। मैं 10 लोग और हायर कर सकता हूँ, किचन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेशंस के लिए, अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सारे जॉब्स मेरे पास अभी भी ओपन है। बहुत बढ़िया। तो क्या प्लान है अभी, फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान की बात करें तो जैसे अभी तो आई एम एन SF, तो वहाँ मेरा पढ़ाई बची 1 साल की, एंड आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन। बहुत बढ़िया। मेरे सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे ISA है,
ओके। तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। बहुत तो बढ़िया। आई हैव ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी वहाँ पे, बहुत तो जो बढ़िया। मुझे भी ऑनलाइन ही मैनेज करनी पड़ रही है। ओके। तो जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं इंडियंस के, उसको हाईलाइट करने के लिए हमारा एसोसिएशन काम करता है। जैसे दिवाली, होली सब हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। बाहर से फंडिंग लाते हैं मार्केट से। ओके। और प्रमोशन करते हैं उनका, ऐसे इवेंट्स करते हैं। कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसको क्या हेल्प चाहिए है, हाउसिंग से, जॉब से, खाने बहुत से बढ़िया। रिलेटेड। जो नए बच्चे जो इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं वहाँ पे, तो उनको भी जी। सपोर्ट करते हैं, आप गाइड करते हैं पूरी तरीके से। Everything। बहुत बढ़िया। वो आने के पहले ही हमको कॉन्टेक्ट कर ओके। लेते हैं। और आज वंदित, आज की तारीख में आपका पूरा ये मार्केट कैप कितना है? ये जो आपका बिजनेस है, 7 आपके फ्रेंचाइजीज हैं और अलग अलग आउटलेट्स हैं, तो कितना आपका मार्केट कैप है अभी? सर हमने जो पहला आउटलेट खोला था उसमें हमारे 10 लाख रुपए लगे थे, 10 लाख रुपीज़। ओके। पर अभी 1.5 साल के अंदर अगर मैं सेकेंड फाइनेंशियल ईयर आने वाला है तो हमारा जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 1 CR एंड अबव चली जाएगी। 1 करोड़ के आसपास है। बहुत बढ़िया। देखिए, साल भर के अंदर 1 करोड़ का मार्केट कैप बनाना, और ये जो लोग शिकायत करते हैं कि काम नहीं है, रोजगार नहीं है, अगर आप कोई व्यक्ति, कोई युवा मेहनत करना चाहता है और वो खुद के लिए तो रोजगार बना ही सकता है और साथ में कई लोगों को अपने यहाँ पे रोजगार दे भी सकता है। तो वंदित, इसके अलावा एक पहलू और भी है आपका, जो मैंने कोई डिस्कशन हुआ था आपसे, और जब 2017 के आसपास जब आप मेरे यहाँ कम्युनिकेशन के लिए आते थे पढ़ने, तो आप बताते थे कि सोशल सर्विस भी आप करते थे उस टाइम पे, और काफ़ी एक्टिव थे। जब तब तक आपका ये बिजनेस नहीं था, पर जो भी आपकी पॉकेट मनी थी उससे कुछ पैसा बचा के आप कुछ जो नीडी लोग हैं और गरीब लोग हैं, तब पैंडेमिक भी नहीं था, तो आप करते थे इस तरह के कुछ NGO से जुड़े हुए थे, तो वो क्या है आपका पहलू? सर 2015 में हमने सब दोस्तों ने मिलके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, फ्रेंड स्टूडियोज। ओके। उसमें पहले हम लोग ऐसे म्यूजिक वीडियो शूट करते थे हम लोग Okay। आपस में, हम लोग जो मूवीज में देखते हैं शूट। ओके। हम लोग को फिल्म मेकिंग का बहुत शौक था। हाँ। खासकर मुझे, मैं एडिटिंग भी करता था, शूटिंग भी करता था, मैंने Okay। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। और उसके बाद पता लगा कि जो बना रहे कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये कुछ सोसाइटी को मैसेज नहीं दे रही है या कुछ किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। ये एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है पर ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। और हमेशा से मेरे मन में था कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग आदमी मुझे बनना था। तो हम लोगों ने एक मैसेज वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, जैसे रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट योर इंडियन फ्लैग, और इस टाइप की वीडियोस चालू करी, शॉर्ट वीडियो स्क्रिप्टेड। उसके बाद हमने देखा कि अब लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे जिससे हम इंस्पायर हुए, जिसमें वो एक बंदा था, वरुण पृथ्वी नाम है उनका। वरुण पृथ्वी सर क्या कर रहे थे, ही वॉज हेल्पिंग नीडी। वो ऐसे कोई अगर वो स्ट्रीट पे जा रहे हैं या शॉपिंग कर रहे हैं, कोई स्ट्रीट में न्यूज़पेपर बेच रहा है, कुछ हैंकरचिप है, तो वो पूरा उससे खरीद लेते थे अमाउंट देख। ओके। तो वो देख के ऐसे सबके हमारे गूज बम्स खड़े हो गए। हमने कहा ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंस्पायर हुए ये देख के, तो हमारी देख के और लोग भी इंस्पायर हो सकते हैं। जी जी। तो हमने ये चीज़ करना स्टार्ट करी। हेल्पिंग 2015 में हमने स्टार्ट किया। हमारा पहला काम था, एक स्लम एरिया था, उसको हमने पूरा शूट किया था। ओके। वहाँ क्या प्रॉब्लम्स है और थोड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस हमारे पास है, तो हम सीधा वीडियो लेके उनके पास। अच्छा, जो जनप्रतिनिधि थे आपके, जो लोकल वहाँ के जो नेता लोग थे, उनके पास गए कि ये समस्या है आपके एरिया में। बहुत बढ़िया। हमारे MLA मेयर है, अच्छा, कटनी के ही, कटनी छोटा शहर है, सबको हम लोग कम्युनिकेशन जानते हैं। हाँ, सब एक दूसरे को छोटे शहर में जानते हैं। जी जी। तो जो प्रॉब्लम्स उनकी सालों से सॉल्व नहीं हो रही थी, वो हमने 2 महीने में पीछे लग के सॉल्व करा दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहां से जब उनने हमको एक थैंक यू, उनके मुंह से वर्ड निकला, धन्यवाद उन्होंने बोला, तो वो हमको धन्यवाद लगा कि कुछ अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, अंदर से अच्छा फील हुआ। तो हमको लगा कि अब इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने फ्रेंड स्टूडियोज में और लोगों को जोड़ा और अब आज लास्ट पैंडेमिक में हम लोगों ने अराउंड 200 लोगों की जान बचाई। अरे वाह। हमारे ग्रुप में अराउंड 250 से 300 लोग हो चुके हैं। 2021 में जब सेकेंड वेव आई तो हमारा पूरा फ्रेंड्स का ग्रुप, हम लोग PPE किट पहन के जितने भी कोविड सेंटर्स हैं वहाँ जाके हेल्प करे थे लोगों की, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा थे और इलाज करने वाले बहुत कम लोग थे। बिल्कुल सही। और जो सेकंड वेव तो बहुत ही खतरनाक थी, डेडली थी, बहुत खतरनाक थी। एक प्रिस्क्रिप्शनल डोज था इंजेक्शंस का, दवाई का, वो सबको वही दे रहे थे। डिस्पाइट किसी को BP की दिक्कत हो या किसी को डायबिटीज हो, उनको नहीं फर्क पड़ता, उनको ये डोज मिला है तो उनको रोबोट जैसे सबको वही डोज देना है। तो हमारा काम था सबका डायबिटीज चेक करना और सबका BP चेक करना, और अगर उनको उनकी बीमारी है तो उसके हिसाब से डोज को ठीक करना। राइट। क्योंकि मेरे फादर का हॉस्पिटल है तो मेरे को इतना बहुत नॉलेज था कि कैसे मेडिकल साइंस का भी थोड़ा नॉलेज है आपको। जी जी। बाकी मैं डॉक्टर से और मिलकर मैंने समझ लिया था कि क्या कैसे ट्रीट करना है इनको। वहाँ पहुँच के समझ में आया, तो जिस कोविड सेंटर हम जाते थे वहाँ पे 200 बेड्स थे। तो वहाँ जाके समझ में आया कि कोविड से बड़ी बीमारी मेंटल हेल्थ हो गई है। सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि जिसका, अब हम लोग SpO2 चेक करते थे मशीन से, जिसका SpO2 80-83 जा रहा है वो परेशान हो रहा है, उसको ऑक्सीजन चाहिए।
जिसका SpO2 92 है वो भी परेशान हो रहा है, जिसका SpO2 98 है वो भी परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आजू बाजू वालों को देख रहा है। कई लोग तो इसमें डर की वजह से ज्यादा बीमार पड़ गए। हाँ जो जी, फियर था बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, पर तब भी वो बोले मेरी सांस फूल रही है। आप चेक करो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लगा होगा थोड़ा बहुत ज्यादा। तो हमने कितने लोगों को तो ऑक्सीजन मास्क लगाया और बोला ऑक्सीजन चालू, तो वो ठीक हो गए। अरे वाह। क्योंकि वो पूरी हमारी, तो हमने यहाँ देखा कि ये वो जो प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं मेडिकल साइंस में, आपने उसी को आजमाया। मतलब आपने ऑक्सीजन मास्क लगा के उनको ये महसूस कराया कि ऑक्सीजन चालू हो गई है। बिल्कुल, तो हमको समझ में आया कि ये साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ ज्यादा परेशान करी लोग। साइकोलॉजिकली भी ट्रीट किया आपने उस टाइम पे। हम लोगों ने IPL चल रहा था उस टाइम, तो हम लोगों ने बड़ी स्क्रीन में IPL लगवा दिया वहाँ। अच्छा, वहाँ पे कोविड सेंटर में। तो आधे लोग का ध्यान तो IPL में चला गया, वो लोग एंजॉय करने लगे। जब IPL रात को, सुबह हम लोगों ने वहाँ पे योगा दिखा दिया। अच्छा। उसके बाद हमको समझ में आया कि अब बहुत लोग बोलते थे कि अब ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन में मिल नहीं रही थी, और बहुत लोग को हो रही थी प्रॉब्लम कि ऑक्सीजन चाहिए है हमको। तो हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी कि जब आप उल्टा लेट जाते हो यहाँ पे पिलो रख के, तो आपको जो ऑक्सीजन पाइप है वो खुलता है, तो आपको ऑक्सीजन अच्छे से आएगी। तो 200 लोगों को वो चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने वीडियो शूट करके उसको स्क्रीन में चला दिया कि अगर ऑक्सीजन नहीं आ रही है आपको, तो आपको ये करना है। जी। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत लोग की हेल्प करी। NDTV ने हमको, और हमने ऐसी वीडियोस डाली यूट्यूब में, उसमें इंस्टाग्राम में सारा करके, तो मेरी एक वीडियो को 2.5 मिलियन व्यूज आए। अरे वाह। जिसको पिंक विला ने, इंस्टेंट बॉलीवुड ने, जितने भी मीम पेजेस हैं, सब में वाली वीडियो आ गई थी। तो NDTV ने हमको अप्रोच किया था। अच्छा। तो NDTV का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने लिया था वही कोविड सेंटर से, और वो NDTV में आया था। उसके बाद हमारे इसी वीडियो की वजह से हमको फोर्ब्स इंडिया ने कॉन्टेक्ट किया था। ओके। तो फोर्ब्स में भी हमारा आर्टिकल आया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फोर्ब्स इंडिया में उसमें तो ये 2021 में आया था। 21 में आया था। हाँ जी। तो ये पूरा हमारा जो फ्रेंड स्टूडियोज है वो अभी भी एक्टिव, अभी भी चल रहा है। अब मैंने बात करी थी पहले वरुण पृथ्वी की, जिनकी वीडियोस देख के मैं इंस्पायर हुआ था। 2015 में मैंने स्टार्ट किया। 2017 या 18 के बीच में मुझे वरुण पृथ्वी सर का ही कॉल आ गया था। अरे वाह। क्योंकि उनने मेरी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। एक दिन सुबह 10 बजे मेरी आंख खुली, मेरे फोन में एक कॉल आया, मैंने उठाया, तो कहते हैं कि वरुण पृथ्वी सर आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि जिसकी वीडियो देख के हम इंस्पायर हुए थे, उनका कॉल कैसे आ सकता है, कहाँ से रैंडमली आएगा। तो जब उनने हेलो बोला, उस टाइम समझा कि उनकी ही आवाज है। तो उन्होंने मुझे दिल्ली इनवाइट किया। अरे वाह। क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रोजेक्ट अपन साथ में काम करते हैं, क्योंकि आपका कंटेंट काफी अच्छा है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे दिल्ली मिलने गया, हमारी बातचीत हुई। एक ह्यूमैनिटी करके एक प्रोग्राम स्टार्ट हमने करना था, पर मेरा US आने का प्लान था, तो वो चीज़ रुक गई। पर आज उनने मुझे बुलाया, जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही बात है, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया वंदित, और देखा आपने इनकी जर्नी को। और अगर बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों कि अगर हम चाहते हैं कुछ अलग करना, और खुद के लिए, समाज के लिए, और हम कुछ देना चाहते हैं, तो हमारे अगर इरादे बुलंद हैं और हमारा इंस्पिरेशन ठीक है, हमारा मोटिवेशन ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी नीयत साफ़ है, तो हम कमाल कर सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए आपके दोस्त जिगर पंड्या को, और इसी तरह के अलग अलग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।